गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि आपका इतिहास का फाउंडेशन स्टार्ट हो गया है और आज से आपका होगा इतिहास का फाउंडेशन यानी कि हिस्ट्री। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवेज हो गए, या तो फिर आप कोई भी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए चाहिए होता है फाउंडेशन, जो कि आपका इतिहास का स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे कि आपको कि फाउंडेशन स्टैटिक जीके हो गए, हिस्ट्री हो गए, आपका पॉलिटिकल साइंस के आपका भारतीय संविधान होंगे, भारतीय संविधान का तो आपको करवा भी रहे हैं। बात के बाद है इतिहास आ गया, उसके बाद आपका स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, ये सभी चीज़ों का यदि आपको चाहिए फाउंडेशन और आपको करना है अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग, तो आप आपकी क्लास कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं। और यहाँ जुड़ने के बाद आपको हर एक चीज़ आपको डिटेल से समझ आएंगे और हर एक चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। यदि आप हमारे क्लास और हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको अपना फाउंडेशन बेसिक स्ट्रॉन्ग मिलेगा, साथ साथ एक अच्छा नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ्स भी मिलेंगे और आप अपने तैयारी को और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकते हैं। तो हम इस क्लास में इतिहास के फाउंडेशन समझेंगे, जिसमें आपको दिखाएंगे कि प्रागैतिहासिक काल, और उसके बाद देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को स्टोन एज क्यों कहा जाता है, पत्थर पाषाण काल क्यों कहा जाता है, उन्हें कितने भागों में बांटा गया और उस भाग में क्या क्या हुए, ताम्रपाषाण काल क्या है, कहाँ से चावल के साक्ष्य मिले, कुत्तों को पहले क्यों पालतू बनाया गया था, इन सभी चीज़ के बारे में इस क्लास में डिटेल से समझेंगे। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ के डाउट्स नहीं होंगे। तो आप हमारे आपकी क्लास कोचिंग सेंटर से आप बने रहिए और अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। उससे पहले आप नोट्स लिख लीजिए, अभी धीरे धीरे आप करते जाइएगा तो आपका एग्जाम आते आते आप पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे और हम अपना जो फाउंडेशन है वो भी कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या है। सबसे पहले हम इतिहास को पढ़ते हैं कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांट के पढ़ते हैं। अब जैसा जैसा है आप उतारिए, उसके बाद आपको समझाएंगे, उस टाइम सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसा है वो उतार सकते हैं कि इतिहास क्या है, एंशियंट प्राचीन इतिहास। तो इस तरह से आप जो भी है वो आप उतार सकते हैं, बिना सोचे समझे आप उतारिए। उसके बाद हम आपको समझाने लगेंगे, उससे आपको बहुत ही अच्छे और डिटेल से समझ आएंगे, ठीक है। यहाँ थे, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से आप ये क्वेश्चन उतार सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फाउंडेशन को स्टार्ट। तो आज से हम स्टार्ट किए हैं अपना फाउंडेशन, ठीक है। तो इस इतिहास के आपको फाउंडेशन में आपका स्वागत है और आप सभी हमारे फाउंडेशन क्लास में जुड़े रहिए और बने रहिए और अंत तक टिके रहिए, ताकि आप अपने तैयारी को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम समझेंगे इतिहास को कि इतिहास क्या होते हैं। तो इतिहास का मतलब समझेंगे, ठीक है। तो इतिहास का हम फाउंडेशन स्टार्ट करने से इतिहास क्या होते हैं वो समझना है हमें।
तो इतिहास क्या होते हैं, ठीक है। तो इतिहास का मतलब होता है इति, इति मतलब अतीत और हास मतलब क्या होते हैं, इतिहास। अतीत की, हास का मतलब घटना, अतीत की घटना को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास अतीत की घटना, लेकिन जिनका क्या होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, जिनका प्रमाण होना चाहिए, वो भी क्या है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। कल का जो दिन बीत गया वो तो भी एक इतिहास है, कोई घटना ही घटना है, कल जो हमारा दिन बीता, लेकिन क्या उसका कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण है, तो वह इतिहास नहीं है। अतीत में कोई घटना घट रहे हैं और उसके हमारे पास प्रमाण है, उसका साक्ष्य है, तो वह हमारा इतिहास कहलाएगा। बट लेकिन अतीत की घटना हमें पता घट रहे हैं, बट उसका कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं है, तो वह इतिहास नहीं कहलाएगा। तो आपको याद रखना है कि इतिहास का मतलब होता है अतीत की घटना जिसका हमारे पास साक्ष्य और प्रमाण हो, वह इतिहास कहलाता है। तो हम पढ़ेंगे कि इतिहास, तो हम देखते हैं कि इतिहास को कितने काल खंडों में बांट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, तो इतिहास काल को कितने काल खंडों में बांटते हैं, तो आप यहां पे देख लीजिए इतिहास। तो इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है, तो इतिहास को मुख्य रूप से 3 काल खंडों में बांटा गया है। एक होता है हमारा प्रेग ऐतिहासिक काल। कौन कौन से, एक होते हैं प्रेग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, एक होता है हमारा प्रेग ऐतिहासिक काल, और एक होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, और एक आपका होता है प्राचीन काल, इतिहास काल, ठीक है। एक होता है आपका इतिहास काल, इतिहास काल। तो इतिहास को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक होता है प्रेग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम देखते हैं कि प्रेग ऐतिहासिक काल क्या होते हैं। तो प्रेग ऐतिहासिक काल के हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं है, ना तो अभिलेख है, ना ही कोई इसका लिखित स्रोत है, लेकिन हमें प्रेग ऐतिहासिक काल के बारे में पता हमें पत्थरों के द्वारा चलता है। किनके द्वारा, पत्थरों के द्वारा पता है। तो क्या प्रेग ऐतिहासिक काल के कोई लिखित स्रोत हैं हमारे पास, तो आप बोलेगा नहीं, हमारे पास प्रेग ऐतिहासिक काल के कोई भी लिखित स्रोत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के लिखित स्रोत तो है हमारे पास, बट हम उसे समझ और पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता के जो लिपियां हैं वह हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन आज तक हम सिंधु सभ्यता की लिपियां को नहीं समझ पाए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपियां कैसे होती थी, इस तरह से होती थी, कुछ इस तरह से बनाए जाते थे, कुछ इस तरह से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता की लिपियां जो हुआ करती थी इस तरह से थी, बट हम उसे आज तक समझ नहीं पाए हैं, ना ही हमें समझ आया है। लेकिन इनके ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिले हैं, आदि ऐतिहासिक काल के लिखित स्रोत मिले हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आया है। आपको याद रखना है, प्रेग ऐतिहासिक काल जिसका लिखित स्रोत नहीं है, इसे हम पत्थरों के माध्यम से जानते हैं। बट आदि ऐतिहासिक काल के लिखित स्रोत हैं, बट हमें इसे समझ में नहीं आया है। इसे हम साक्ष्य, और ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित स्रोत भी है और उसे हम समझ भी पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास काल, जिसके लिखित स्रोत है, इसे समझ पाते हैं। तो इतना समझ में आ गया, किसके किस समझ पाते हैं, किसे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो प्रेग ऐतिहासिक काल है इसके जनक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्रेग ऐतिहासिक काल के जनक किसे माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। चलिए, इसको आप नोट्स में तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो प्रेग ऐतिहासिक काल के जो जनक है वो किन्हें माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है प्रेग ऐतिहासिक काल के जनक।
उसके बाद हम देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स मैसन। तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता या आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी दिया था, इसलिए चार्ल्स मैसन को ही आदि ऐतिहासिक काल के जनक मानते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल के रॉबर्ट ब्रूस फुट, आदि ऐतिहासिक काल के चार्ल्स मैसन और इतिहास काल के हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास काल के जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। तो आपको ये तीनों कालों के जनक के बारे में पता चल गया। तीनों कालों के जनक के बारे में पता चल गया। आपको एक तरह से याद रखना है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो थे उन्हें पुरातात्विक विभाग के पिता माना जाता है। पुरातत्व के पिता किन्हें माना जाता है? अलेक्जेंडर को माना जाता है, पुरातत्व के पिता मानते हैं। ठीक है, उसके बाद तो आपको बता दिया कि किनके क्या काल कहा जाता है, किनके लिखित स्रोत मिले हैं, किनके लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, किन लिखित स्रोत इनके नहीं मिले हैं, इनके लिखित स्रोत मिले हैं बट हम नहीं समझ पाए, इनके लिखित स्रोत मिले हैं और उसे हम भी समझ आए हैं। जनक बता दिए रॉबर्ट ब्रूस फुट। उसके बाद हम ये बता दें आदि ऐतिहासिक काल के जो है वह है आपका चार्ल्स मैसन। और इतिहास काल के जनक किन्हें माना जाता है? तो इतिहास काल के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को कितने काल खंडों में बांटा गया है? तो आप बोलिएगा भाई प्राग ऐतिहासिक काल को 4 काल खंडों में बांटा गया है। उसके बाद हम जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने काल खंडों में बांटा गया है? तो प्राग ऐतिहासिक काल को 4 काल खंडों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, एक है पूरा पाषाण काल, एक है हमारा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक है हमारा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, और एक है आपका लास्ट में ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो ये थे कि प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। जिसमें से हम समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल कौन से काल को किसे कहा जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम क्या कहते हैं? स्टोन एज यानी पाषाण कालीन सभ्यता कहा जाता है। किसे? प्राग ऐतिहासिक काल को, क्योंकि इस समय के जो मानव है वह हथियारों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया था, कि हमें कोई हथियार नहीं चाहिए, उन्होंने पत्थरों का उपयोग किए थे, बड़े बड़े पत्थरों के हथियार बनाने। ये सारे कौन से? तो प्राग ऐतिहासिक काल में। इस समय के जो मानव थे एक तरह से असभ्य थे, आदि मानव थे, किसी भी चीज के जानकारी उन्हें नहीं थे। जहां पे रहते वहां पे उनका निवास स्थल बन जाता। जंगली जानवरों के तरह खेतों मतलब जंगलों में घूमते, खाते पीते, पेड़ पौधे से जो भी उत्पाद मिलते उसको ग्रहण करते। ये कौन से काल में? तो प्राग ऐतिहासिक काल में। इसी के लिए प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ आ गया कि प्राग ऐतिहासिक काल जिनका अभी तक कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है, हम इस काल को पत्थरों के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, अब हम प्राग ऐतिहासिक काल को ये 4 काल खंडों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये चारों काल खंडों में बांटा जाता है। उससे हम जानेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या है। तो पूरा पाषाण काल ये प्राग ऐतिहासिक काल के प्रारंभिक चरण थे। सबसे प्रारंभिक यानी कि फर्स्ट स्टेप कौन थे? पूरा पाषाण काल। यानी कि इस काल के भी मानव को खाना पीना रहना जीना खाना नहीं आता था। आदि मानव की तरह जीवन व्यतीत करते थे, खुले आसमानों के नीचे रहते थे, गुफाओं के किनारे रहा करते थे। नदियां में जो भी जानवर आते पानी पीने के लिए उन्हें पत्थरों के हथियार बना करके मार के उसे भोजन करते, और जो उनके चमड़ा होते उसको वस्त्र बना करके अपने शरीर में लपेट लेते। ये कौन से पाषाण काल के मानव करते थे? पूरा पाषाण काल के, क्योंकि ये प्राग ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण थे। इस समय मानव सभ्य नहीं हुए थे बट थोड़े थोड़े हो चुके थे। पूरा पाषाण काल में ही मानव ने आग की खोज की थी। इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज और चित्रकारी करना। मानव ने पूरा पाषाण काल में ही चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया, आग की खोज कर दिए। चित्रकारी में
कि हमें साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? इतिहास हमारे साक्ष्य बोलते हैं। आप कुछ देर पहले पढ़ाए कि इतिहास साक्ष्य मांगता है, जिसकी कोई घटना है लेकिन उसका आपके पास साक्ष्य है नहीं है तो इतिहास नहीं है। तो हमको बताइए कि इसका साक्ष्य क्या है कि आप पूरा पाषाण काल में बोलते हैं कि मानव ने आग की खोज की, मतलब चित्रकारी करना प्रारंभ किया। तो इसका एक बहुत बड़ा साक्ष्य है मध्य प्रदेश का रायसेन जिले। मध्य प्रदेश के कहाँ? हम शॉर्ट में एमपी लिखते हैं आपके लिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के कौन सा जिला? रायसेन। रायसेन जिले में, रायसेन जिले में हमें क्या मिलते हैं? इनके साक्ष्य मिलते हैं। किनके साक्ष्य मिलते हैं? कि चित्रकारी करने का। भीमबेटका नामक गुफा, एक है हमारा भीमबेटका। भीमबेटका नामक जो गुफा है वह रायसेन जिले में है मध्य प्रदेश में, जो कि पूरा पाषाण काल के चित्रकारी करने के साक्ष्य हमारे पास हैं। तो आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल प्रेग ऐतिहासिक काल के प्रारंभिक चरण थे, इसलिए यहाँ के मानव उतने सभ्य नहीं थे, असभ्य थे, लेकिन उन्होंने आग की खोज की, उन्होंने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया, जिसका एक बहुत ही बड़ा प्रमाण मध्य प्रदेश का रायसेन जिले के भीमबेटका नामक गुफा से मिलता है। ये थे आपके पूरा पाषाण काल। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद जानना है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल के बाद सेकेंड एज जो आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को 4 कालखंडों में फिर बांटा जाता है, लेकिन आपको मात्र इतने जानना है कि मध्य पाषाण काल के लोग जो आप मध्य पाषाण काल यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल है, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। आदि ऐतिहासिक काल यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे ले इतिहास काल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मध्य पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। आप जब ग्रेजुएशन आप यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं तो इसको नहीं, इसे कितने कालखंडों में बांट करके पढ़ते हैं? इसे भी 4 कालखंडों में बांट करके पढ़ते हैं। जब आप ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स लेकर पढ़िएगा तो आप इसको अच्छा से पढ़िएगा, इसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो मध्य पाषाण काल में मात्र आपको यह जानना है कि मध्य पाषाण काल के जो मानव थे वह आप पत्थरों का तो हथियार बनाते थे, लेकिन छोटे छोटे, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्योंकि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो पत्थर के हथियार बनाया करते थे, बट वह बड़े बड़े होते थे। लेकिन यहाँ के जो मानव होते थे, मध्य पाषाण काल के जो मानव होते थे, वो भी हथियार बनाया करते थे, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहा जाता था। छोटे छोटे होते थे। यहाँ के औजार जो होते थे एक तरह से बहुत ही छोटे छोटे। मध्य पाषाण काल की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है क्या? अस्थि पंजर। मानव के अस्थि पंजर जो है वह मध्य पाषाण काल से ही मिला है। मध्य पाषाण काल में ही मानव आदमी को जलाने यानी कि अंतिम क्रिया करने का तजुर्बा सीखा। कौन से काल के? मध्य पाषाण काल की। आप देखिएगा, यदि तुलना कीजिएगा कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के औजारों के बारे में, तो मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं वो छोटे छोटे हैं, इसी के लिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। और पूरा पाषाण काल के जो औजार थे वह बहुत बड़े बड़े थे। यदि आपको देखना है तो हम दिखाते हैं। यहाँ तो नहीं, अभी यहाँ पे डाटा ऑन नहीं है, तो हम अपने मोबाइल में आपको दिखा देते हैं कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के चित्र कैसे हुआ करते थे। यदि आप देखिएगा यहाँ पे, यदि आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये है आपका मध्य पाषाण काल के चित्र, जो कि यहाँ के औजार हथियार यानी पत्थर के जो काफी छोटे छोटे थे। देखिए यहाँ पे जो औजार थे वो काफी छोटे छोटे थे, बट लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा इस तरह से बनाए जाते थे, इस तरह से। ये है आपका पूरा पाषाण सॉरी मध्य पाषाण काल के, ये इस तरह से छोटे छोटे हथियार जिसे ही माइक्रोलिथ कहा जाता था। बट लेकिन आप देखिएगा यहाँ पूरा पाषाण काल के फर्स्ट एज पूरा पाषाण काल, ये थे पत्थर के हथियार जो कि काफ़ी बड़े बड़े थे। आप इस तरह से देख रहे हैं कि पत्थर के जो हथियार है वह काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ के बड़े बड़े हैं। लेकिन यहाँ के जो अगर मध्य पाषाण काल के देखिएगा तो छोटे छोटे हथियार बनाए जाते थे पत्थर के, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। आप यहाँ पे जूमिंग उतना नहीं होगा, मोबाइल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मध्य पाषाण काल के पत्थर हैं जिसे माइक्रोलिथ
लित कहा जाता था। तो यही थे आपके पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के का। तो आपको याद रखना है कि मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि पत्थरों को छोटा-छोटा बनाना, जिसे माइक्रोलोथ कहते हैं, अंतिम क्रिया करना। उसके बाद अस्थि पंजर जो है वह मध्य पाषाण काल में ही मिला है, वो भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक गाँव है नौदा टोली। नौदा टोली एक गांव है, वहीं पे मानव के अस्थिर पंजर मिले हैं मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल के जो मानव थे वो शुरू में कहाँ पर्वतों में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगा वह धीरे धीरे कहाँ स्थलों में आ गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि नौ पाषाण काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काल है नौ पाषाण काल। अभी आप वर्तमान समय के जो स्वरूप देख रहे हैं मानव की उपलब्धियां, जैसे कि घड़ा बनाना, सुई सूता करना, मनका बनाना, आवास बनाना, पहिया बनाना, उसके बाद आपका कृषि करना, पशुपालन करना, ये सारे काम नौ पाषाण काल में ही किए गए थे। यानी कि वर्तमान समय के स्वरूप अभी आपके इस समय क्या आवास नहीं है, वो नौ पाषाण काल के हैं। क्या कृषि नहीं करते हैं, वो नौ पाषाण काल के। या पशुपालन नहीं करते हैं, वो नौ पाषाण काल के। क्या आप मनका सब नहीं बनाए जाते हैं, वो नौ पाषाण काल के थे। क्या आप घड़ा पहिया नहीं बनाते हैं, नौ पाषाण काल थे। एक कुम्हार को देखिएगा अभी भी वो घड़ा बनाते हैं, दिवाली के समय में बेचते हैं, तो वो कहाँ के थे, नौ पाषाण काल के ही थे। तो नौ पाषाण काल के स्वरूप जो अभी देखने को हमारे यहाँ मिलते हैं वो नौ पाषाण काल की देन है। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के मानव उतने सभ्य नहीं थे। जैसे जैसे नौ पाषाण काल आया तो मानव एक तरह से सब कुछ करना सीख गए थे, कृषि करना, पशुपालन करना, पहिया बनाना, खेती करना, ये करना। नौ पाषाण काल के ही हम साक्ष्य देखिएगा तो आपको मिलेगा सुलेमान और कीर्थर, दो पहाड़ी है पाकिस्तान में। इस तरह से दो पहाड़ी है, क्या है, दो पहाड़ी है, सुलेमान और कीर्थर। सुलेमान और कीर्थर ये दो पहाड़ियां हैं जिनके बीच में है मेहरगढ़। यहाँ पे आपको अगर मैप में देखिएगा तो यहाँ पे आपको मेहरगढ़, तो यहाँ पे मेहरगढ़, इसी जगह पे 7000 बीसी में 7000 बीसी में सबसे पहला कृषि का साक्ष्य मिला था। सबसे पहला कृषि का साक्ष्य मिला था जिसमें सबसे पहला खेती किया गया था जौ और मक्का की, चावल की नहीं, जौ और मक्का के सबसे पहले हमें यहाँ पे मिले थे, जो कि पाकिस्तान में है। और यहाँ पे पाकिस्तान की यहाँ पे जस्ट देखिएगा तो आपको मोहनजोदड़ो मिलेंगे और उसके जस्ट नीचे मिलेगा मेहरगढ़, जो कि सुलेमान और कीर्थर दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये कहाँ के, नौ पाषाण काल के इस तरह थे। मध्य पाषाण काल ये समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल क्यों पड़ा, आप सोच सकते हैं कि ताम्र पाषाण काल क्यों पड़ा, क्योंकि इस समय के जो मानव थे, ताम्र पाषाण काल के मानव ने तांबा की खोज कर दी थी। तो मानव के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु थी तांबा। इसी के लिए इस काल को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के सबसे अंतिम चरण को ताम्र पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इस समय मानव ने तांबा की खोज कर दी थी और सबसे पहला मानव के द्वारा प्रयोग की गई धातु तांबा थी। तांबा के उन्होंने खींच के उन्होंने प्रयोग किया, इसलिए इस काल को नौपाषाण काल कहते हैं। और तांबा की जब खोज की यहाँ के मानव ने तो उसी समय से औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया। औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया जिसका स्वरूप हमें कहाँ पे, आदि ऐतिहासिक काल के सिंधु सभ्यता में देखने को मिलते हैं। कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या कहते थे, व्यापार बनाते थे, छेनी हथौड़ी ये सारा कुछ बनाने का काम करते थे, जिसका स्वरूप कहाँ, ताम्रपाषाण काल में ही देखते हैं। क्योंकि तांबा का खोज हो चुका था ताम्रपाषाण काल में और सिंधु सभ्यता में हो चुके थे कांसा की खोज। तो हमें ताम्रपाषाण काल के स्वरूप कहाँ पे देखने को मिल रहे थे, आदि ऐतिहासिक काल के सिंधु सभ्यता में देखने को मिल रहे थे। तो यही थे आपके प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों का हथियार बनाए जाते थे, इसलिए उसके प्रागैतिहासिक काल का सबसे प्रारंभिक जो समय था वो पूरा पाषाण काल था। इस समय के मानव ने क्या क्या खोज की, चित्रकारी करना प्रारंभ किया, आग की खोज, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हथियार बड़े बड़े हुआ करते थे, जानवरों को खुले आसमान, आदि मानव थे। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के समय मानव ने थोड़ी सी सीख आई, इसी के यहाँ के पत्थर जो थे, हथियार छोटे छोटे हुआ करते थे, माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस काल के मानव ने अंतिम क्रिया करना सीख लिया, जिसकी हमें प्रमाण, अंतिम क्रिया के नहीं, अस्थि पंजर का हमें प्रमाण मध्य प्रदेश के नौदा टोली से मिलता है। नौपाषाण काल जो कि वर्तमान स्वरूप अभी देख रहे हैं, घर,
कृषि, पशुपालन, पहिया, घड़ा, मृदभांड, ये सारे कुछ नवपाषाण काल के हैं। ताम्रपाषाण काल उसका सबसे लास्ट चरण था प्रागैतिहासिक काल के, जिसमें तांबा की खोज की गई थी और जिस कारण से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। उसके बाद अगला काल आता है आदि ऐतिहासिक काल, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्या आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, यदि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए हो तो आप इसे बताइए कि आदि इतिहास काल को कितने कालखंडों में बांट कर पढ़े। तो क्या आपको समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आदि ऐतिहासिक काल को लेते हुए, और आपके पास आपके स्ट्रॉन्ग करने आए हैं आपके बेसिक और आपके फाउंडेशन को। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।